हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पढ़ा था। आई होप आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। आज हम उसके आगे की कहानी समझते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस होता क्या है वो समझते हैं। कल हमने समझा था कि जो अमीबा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूज़ करके अपना फूड लेता है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एक छोटी सी बात थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमीबा की फूड टेकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो अमीबा की फूड टेकिंग प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। चलिए आज हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। समझिएगा सेल वॉल क्या होती है, क्या इसके वर्क होते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट सेल्स के लिए, देखिएगा इसे। तो सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा चीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ। मतलब प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती ही है, आउटर कवरिंग, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, आपको पता है, कल हमने समझा था, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ इसको एक और चीज मिलती है, रिजिड आउटर कवरिंग। रिजिड आउटर कवरिंग होती है, बहुत कड़ी आउटर कवरिंग होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही होती है। ठीक है, किसमें? प्लांट सेल में। तो प्लांट सेल के को क्या है, बेनिफिट है कि प्लांट सेल के पास दो चीजें हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, उसके साथ इसके पास रिजिड आउटर कवरिंग भी है, और इसी रिजिड आउटर कवरिंग को बोलते हैं सेल वॉल। अंडरस्टूड कि सेल वॉल क्या होती है? प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और आउटर कवरिंग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल किससे बनती है अब हम ये जानते हैं। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा, ये सेल वॉल है तो सेल वॉल किससे बनेगी? सेल्यूलोज से। अंडरस्टूड, इजी है इसको लर्न करना। ये देख सकते हैं प्लांट सेल है, इसको आप डेमो के लिए समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, और इसके बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है इसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या है इसके पास? सेल वॉल भी है। मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम बनाया है, ये रफ फिगर है, इससे आपको एक बात समझ में आती है कि प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी होती है। और सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से। अब आप कहेंगे सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज इज a complex structure that provides structural strength to the plant। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सेल्यूलोज, ओके, और ये प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि प्लांट की जो सेल्स हैं, कल हमने पढ़ी थी बहुत सारी प्रोसेस, ऑस्मोसिस जब पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को डालते हैं तो सेल क्या हो जाती है? फूल जाती है, स्वेलअप हो जाती है। और हाइपरटोनिक में जब हमने देखा था लास्ट में, तो आपने देखा था कि वो श्रिंक हो जाती है। तो उन कंडीशंस में भी प्लांट की सेल का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बनी रहे, मतलब वो बस्ट ना हो, है ना, या क्रैक ना हो, तो उसको बचाने के लिए कौन काम करता है? सेल वॉल। और सेल वॉल किससे बनता है? सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज क्या है? आपको पता चल गया कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बनाए रखने में मदद करता है। दो कंडीशन आ सकती हैं प्लांट सेल के सामने। पहली कंडीशन आ सकती है जब हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें। लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर। तो अगर हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे प्लांट सेल को, तो क्या होगा? लूज कर देगी वाटर, उसका जितना पानी सब बाहर चला जाएगा। यहां पर मेरा मतलब लिविंग प्लांट सेल से प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया से है। अगर इनकी सेल जो होती हैं उन्हें हम डाल दें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो ऑस्मोसिस से क्या हो जाएगा? उसका जितना वाटर है सब बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। अंडरस्टूड? अगर मैं आपसे पूछूं प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो आप बोलेंगे कि जब हम प्लांट सेल को डाल देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो जो प्रोसेस होगी उसे हम प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। और इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा? वाटर लूज हो जाएगा। इस कंडीशन में भी सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करेगी प्लांट सेल को, कि इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बनी रहे। अब बात करें अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आप सभी को पता है कि अगर हम प्लांट सेल को
या लिविंग सेल को डालें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो H2O जो पानी है, वाटर, वो प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा और ये जो सेल है ये क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी। अच्छा, अगर पानी इसके अंदर लगातार जाता रहेगा तो एक बार एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी कि ये स्वेल अप होते होते बस्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन से बचने के लिए प्लांट सेल के पास होता है सेल वॉल। जैसे ही हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये सेल स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाती है और ये फूलने लगती है, और जैसे जैसे ये फूलती है ये सेल वॉल पर प्रेशर अप्लाई करने लगती है, क्योंकि बाहर की तरफ बढ़ रही है तो सेल वॉल के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर। लेकिन सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल इस प्रेशर को आगे ना बढ़ाकर इसी प्रेशर को, बिल्कुल इक्वल प्रेशर को सेल के ऊपर अप्लाई कर देती है। तो दोनों के प्रेशर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, और ये जो सेल है ये बस्ट होने से बच जाती है। अंडरस्टूड कि सेल क्या हो रही, स्वेल अप हो रही है, लेकिन सेल वॉल उसको क्या कर रही, अंदर की ओर दबा रही है। सेल बाहर की ओर दबा रही सेल वॉल को, और सेल वॉल सेल को अंदर की ओर दबा रही है। दोनों के प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, और इस तरीके से सेल बस्ट होने से बच जाती है। ये जो सेल वॉल है ये हेल्प करती है सेल्स को कि ये ग्रेटर चेंजेस को भी विथ स्टैंड कर पाएं। विथ स्टैंड मतलब सहन कर पाएं इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट देन एनिमल सेल। मतलब ये सेल वॉल के कारण ये प्लांट सेल ज़्यादा बड़े चेंजेस को सहन कर सकती है जितनी एनिमल सेल सहन नहीं कर सकती। तो एनिमल सेल से सेल वॉल के कारण प्लांट सेल क्या हो जाती है, ज़्यादा चेंजेस को सहने में समर्थ हो जाती है। ठीक है, इट कैन विथ स्टैंड ग्रेटर चेंजेस देन एनिमल सेल। तो यहां तक समझ में आई होगी बात, समझा देता हूं, एक बार समराइज करते हैं जल्दी से। एंडोसाइटोसिस क्या होती है, अमीबा की फूड टेकिंग प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और आउटर कवरिंग होती है, किसमें, प्लांट सेल में, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किससे बनती है, सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। उसके बाद दो कंडीशन हमने समझी कि पहली कंडीशन थी प्लाज्मोलिसिस, इस कंडीशन में लूज हो जाता है वाटर और सेल श्रिंक हो जाती है, और ये लिविंग प्लांट सेल में होता है। प्लांट्स, फंगी और बैक्टीरिया की हमने यहाँ पर बात करी थी। और अगर सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो वहाँ पर सेल स्वेल अप होगी, लेकिन सेल वॉल उसको बस्ट होने से बचा लेगी। तो इस तरीके से सेल वॉल सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। आई होप आपको इसका वर्क समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस होता क्या है, आप ये सेल का डायग्राम है और सेल के अंदर आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं, इन डॉट्स को हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियस के पास डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड कि न्यूक्लियर जो है उसका प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियस के चारों ओर डबल लेयर्ड कवरिंग होती है और इस कवरिंग को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, पोर्स देख सकते हैं आप गेट्स के जैसे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गैप है, इनको बोलते हैं क्या, पोर्स। और ये पोर्स का काम क्या है, ये पोर्स मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इस जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल हैं उनको अंदर से बाहर ले जाने का काम कौन करते हैं, पोर्स। बाहर मतलब कहाँ, बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म को अभी आप समझ सकते हैं फ्लूइड, तो जो सेल का फ्लूइड होता है वहाँ पर मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करते हैं कौन, पोर्स। कहाँ से, न्यूक्लियस के अंदर से। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम को, किसको, क्रोमोसोम को। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स। एक बार यहाँ तक समझते हैं पूरी बात। ये जो डॉट है वो क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के प्रोटेक्शन के लिए डबल लेयर्ड कवरिंग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स होते हैं। ये पोर्स का वर्क क्या होता है, मटेरियल को न्यूक्लियस से बाहर की ओर क्या करना, ट्रांसफ़र करना।
बाहर का मतलब कहाँ ट्रांसफर करना, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म को अभी हम समझ रहे हैं क्या, फ्लूइड। तो इतना बस समझिए आप कि साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड। वहां पर मटेरियल को अंदर से बाहर कौन करता है, पोर्स करते हैं। ये पोर्स होते हैं कहां पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जो किसको प्रोटेक्ट करती है, न्यूक्लियस को। तो हमने हर तरीके से अब ये बात समझ ली है। न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं, क्रोमोसोम्स। ये जो न्यूक्लियस है, डॉट है, ये क्रोमोसोम्स को कंटेन करते हैं, और क्रोमोसोम्स रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। और ये बात समझिए कितनी छोटी बात कर रहे हैं हम, कहाँ बिल्कुल बिल्कुल अंदर की बात कर रहे हैं, कि जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस खुद ही इतना छोटा होता है, सेल ही इतनी छोटी होती है, तो उसके अंदर आप इमेजिन करिए न्यूक्लियस कितना छोटा होता होगा। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्या, क्रोमोसोम, वो तो और भी छोटे हो गए। और क्रोमोसोम में होती है क्या, इंफॉर्मेशन, किसके लिए, जनरेशन के लिए। किस फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अंडरस्टूड कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में होती है इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन, जनरेशन की इंफॉर्मेशन। किस फॉर्म में, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं बनते किससे हैं, ये बनते हैं डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर। डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की, कि डीएनए क्या होता है। तो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की, किसकी, सेल की। सेल कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर। और डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन्स। तो यहां तक होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। एक बार और मैं समझाता हूं, क्योंकि चीज़ें जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पर जा चुके हैं, बहुत छोटी बात कर रहे हैं हम, तो समझते हैं एक बार और। ये जो डॉट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, पोर्स, और पोर्स मटेरियल को अंदर से बाहर भेजते हैं। बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। न्यूक्लियस में एक और चीज़ होती है, वो होती है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं, रॉड के जैसे दिखते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन होती है जनरेशन की, डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्म में। क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से। और अब बात करें अगर डीएनए की, तो डीएनए जो होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है कंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन की। सेल का जो कंस्ट्रक्शन है और ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, डीएनए। डीएनए के फंक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। चलिए अब हम डीएनए के बारे में और समझते हैं। डीएनए हमको 2 फॉर्म्स में मिल सकता है। पहला तब जब कोई सेल डिवाइड नहीं हो रही, मान लीजिए ये सेल है और ये डिवाइड नहीं हो रही, तो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो हमको क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलेगा। अब आप पूछेंगे क्रोमेटिन क्या होता है। क्रोमेटिन इज एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक उलझे हुए धागों के स्ट्रक्चर के जैसा होता है क्रोमेटिन। तो डीएनए हमको क्रोमेटिन के फॉर्म में किस सेल में मिलेगा, उस सेल में जो डिवाइड नहीं हो रही है। अब मान लीजिए सेल डिवाइड हो रही है, तो क्या होगा, सेल इज अबाउट टू डिवाइड, बस अब डिवाइड होने ही वाली है सेल, तो क्या होगा, क्रोमेटिन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जो एक क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं क्रोमेटिन थ्रेड के जैसा था, और ये जब ऑर्गेनाइज होता है तो ऐसी डिज़ाइन मिलती है, और इस डिज़ाइन को हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। समझ में आ गई बात, कि सेल जब डिवाइड नहीं होगी तो ये धागे के जैसा मिलेगा, और जब सेल डिवाइड होने लगेगी तो ये हमको इस तरीके के फॉर्म में मिलेगा। और ये फॉर्म बनता किससे है, क्रोमोसोम से ही, क्रोमेटिन से ही बनता है। अंडरस्टूड, क्रोमोसोम इज मेड बाय क्रोमेटिन। अब हम समझ लेते हैं न्यूक्लियस का काम, न्यूक्लियस के वर्क समझते हैं, और अब हम न्यूक्लियस के टॉपिक को यहीं पर एंड कर देंगे। न्यूक्लियस के बारे में आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, पेपर पेन लेकर नोट कर सकते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन जो हमने न्यूक्लियस के बारे में आज जानी है। इससे होगा क्या कि आपका जो नॉलेज है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, आपके दिमाग में एक पूरी इमेज बन जाएगी कि न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या क्या जाना। हो सकता है ये आपको आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी लगी हो, थोड़ी बोरिंग लगी हो, लेकिन क्या है कि इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत सारी है, और अगर उनको आपने नोट नहीं किया और अपने माइंड में इंफॉर्मेशन का माइंड मैप नहीं बनाया तो ये सब फिर भूल जाएगा आपको। इसलिए आप इन इंफॉर्मेशंस को भूलें ना, इसके लिए उन्हें ऑर्गेनाइज कर लीजिए और एक माइंड मैप बना लीजिए, लिख लीजिए सब चीज़ों को जो भी आपने इस वीडियो में सीखा है।
चलिए बात करते हैं न्यूक्लियस के वर्क्स के बारे में। तो इसके दो वर्क होते हैं मेन। पहला काम ये होता है, इट प्लेज सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। ये जो सेल दिख रही है आपको, देखिए ब्रेक होके न्यू सेल बना रही है, तो इसमें कौन मेन रोल प्ले करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। सेकेंड वर्क डिटरमाइन द वे सेल विल डेवलप। किस तरीके से सेल डेवलप होगी ये भी डिटरमाइन कौन करता है? न्यूक्लियस। और किस फॉर्म में ये एग्जिबिट होगी? मैच्योरिटी में। जब ये मैच्योर होगी सेल, ये सेल जो है बड़ी होगी, तो किस फॉर्म में एग्जिबिट होगी, किस तरीके की दिखेगी, वो भी डिसाइड कौन करता है? न्यूक्लियस। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लियस इतना सारा काम करता कैसे है? न्यूक्लियस डज दिस बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्शन ऑफ सेल। ये सेल की केमिकल एक्शंस को डायरेक्ट करता है और उस तरीके से ये दो काम करता है। एक बार और समराइज करते हैं। अभी हमने जो समझा, पहली चीज हमने समझी कि डीएनए हमको टू फॉर्म में मिलेगा। पहला फॉर्म है क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड नहीं होगी तो क्रोमेटिन के फॉर्म में, मतलब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमको मिलेगा। और अगर सेल डिवाइड होने वाली है तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स इस तरीके का दिखता है। न्यूक्लियस के वर्क हमने समझे। पहला रोल है इसका सेल्यूलर रिप्रोडक्शन में, कि जब नई सेल रिप्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, उसमें ये सेंट्रल रोल प्ले करेगा। और दूसरा काम ये करेगा कि सेल किस तरीके से डेवलप होगी और मैच्योरिटी में कैसी दिखेगी, ये भी डिसाइड कौन करेगा? ये न्यूक्लियस ही करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब न्यूक्लियस। ये रिप्रोडक्शन में भी हमको हेल्प कर रहा है और सेल के डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है। मैच्योरिटी में कैसी दिखेगी उसको भी यही डिसाइड कर रहा है। तो सेल का सारा काम, मतलब मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय न्यूक्लियस इटसेल्फ। और ये कैसे करता है इस काम को? बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्शन ऑफ द सेल। ये कोई हाथ पैर नहीं चलाता, बस ये केमिकल एक्शन को बस कंट्रोल करता रहता है और सब काम इसके होते जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ साझा कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, जैसा हम पहले करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में फिर से क्विज की लिंक देंगे आपको जाकर वहां पर क्विज प्ले करना है और आपके स्कोर्स नेक्स्ट वीडियो में दिखाए जाएंगे। आज जो क्विज हुआ था प्रीवियस वीडियो में, उसका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है। तो अगर आप 100% क्विज में स्कोर करते हैं, इसका मतलब आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है और आपको सब कुछ क्लियर हो गया है। और अगर आप 100% स्कोर नहीं करते, इसका मतलब आपको नीड है इम्प्रूवमेंट की, पढ़ने की ज़रूरत है। तो पढ़ाई करिए और इस लॉकडाउन में भी, इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपनी प्रोग्रेस बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।